हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले कुछ रिवाइज़ कर लेंगे। दैट मीन्स कि हम जो आगे बढ़ रहे हैं तो पूरे चैप्टर में हम जिस तरह से चल रहे हैं, स्टार्टिंग किया है कूलम्स लॉ से। क्लियर? सो कूलम्स लॉ आइडेंटिफाई करने के बाद फिर पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे आए हैं, डाइपोल, स्पेशल केसेस, ये सब चीज़ चल रही है। लेकिन ये सब चीज़ों में अगर आप ध्यान से देखें कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट जो है कि चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं, स्थिर होते हैं विद्युत भार, तो वो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, वो किस तरह से दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट यही चल रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो हैं वो अपने इर्द गिर्द कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरे चार्ज पार्टिकल जैसे आते हैं तो उसके ऊपर कैसा इफेक्ट होने लगता है, किस तरह से फोर्स लगेगा, तो ये सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम। फाइनली जैसे कि हमको इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना कूलम्स लॉ की मदद से। अब उसके बाद हमने जो एक चीज़ सीखी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने से क्या फ़ायदा हो जाता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल जो सोर्स चार्ज है आपका, उसका पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो उस पॉइंट पे दूसरा कोई भी आप चार्ज लेके आएंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। वेरी सिंपल, पॉइंट चार्ज है KQ/R² के हिसाब से फॉर्मूला लगाया, वहाँ पे Q0 चार्ज अगर आता है तो फोर्स जो है उसके ऊपर लगेगा Q0/R²। सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता होने से हम फोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब हमने ये सीखा कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बेटर होता है, फिर उसके बाद फोर्स आसानी से मिल जाता है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर्टिकुलर हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें पर्टिकुलर नेक्स्ट जो है गाउस लॉ सीखना है, कार्ल फ्रेडरिक गाउस। क्लियर? सो कार्ल फ्रेडरिक गाउस पर्टिकुलर जो लॉ है गाउस लॉ, सो उस गाउस लॉ को सीखने से हम पर्टिकुलर उसको अप्लाई करना सीखेंगे कि गाउस लॉ जो है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या सिमेट्री होती है तो उसके ऊपर किस तरह अप्लाई किया जाता है, उसका पर्पस क्या है। गाउस लॉ से हमें क्या सीखने मिलेगा? गाउस लॉ पर्टिकुलर जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, सिमेट्रिकल बॉडी है जिसके सिमेट्री में पर्टिकुलर नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, तो उसमें पर्टिकुलर गाउस एप्लीकेशन यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से ढूंढ सकते हैं। और अगेन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ढूंढने में कामयाब रहते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स ढूंढना आपके लिए आसान होता है। सो गाउस लॉ भी जो है वो कूलम्स लॉ के इक्विवेलेंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ का वो इंटीग्रल फॉर्म है। क्लियर है? गाउस लॉ इज नथिंग बट इंटीग्रल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सो हमें गाउस लॉ जो सीखना है तो उसमें हमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए। सो जनरली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से मिल जाएगी। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट दैट वन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं आपको समझाऊं कि कोई भी एक अमाउंट जो किसी सरफेस एरिया में से पास हो रहा है, कोई भी चीज़ उसकी मात्रा अमाउंट किसी सरफेस एरिया में से, क्षेत्र में से, बराबर उसमें से पसार होके जा रही है, तो उसका कितना अमाउंट पास हुआ है उसको हम फ्लक्स बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कि किसी भी सरफेस एरिया से, किसी भी क्षेत्र में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है वो आइडेंटिफाई करना जो होता है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब सिंपली जैसे आपको बताऊं कि हमारे पास मान ली एक रिंग है, यू कैन अंडरस्टैंड, एक रिंग है। अब उस रिंग पर्टिकुलर जो है आप इमेजिन कीजिएगा, मैं जैसे बोलता जा रहा हूँ कि एक रिंग है और मैं नदी के अंदर खड़ा हूँ, पानी यूँ बह रहा है, पानी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये रिंग जो इस सर्कुलर फॉर्म में है उसको मैं इस तरह पानी में डुबाऊंगा। अब ऑब्वियस है वो जैसे रिंग को पानी के अंदर डुबा रहा हूँ तो उस रिंग के एरिया में से, मतलब रिंग के बीच के पोर्शन में से पानी होके जाएगा। क्लियर? तो उस रिंग में से पूरा पानी होके जा रहा है, तो वो फ्लक्स हुआ, दैट अमाउंट जो इसमें से एरिया में से पास होके जा रहा है। तो इस सिचुएशन में कैसा है कि उस रिंग में से सब कुछ होके जा रहा है। अब ये रिंग जो इस सिचुएशन में थी उसी जगह में रिंग ऐसी यूं गोल करके ऐसा रखूं, बराबर पानी के ऊपर, तो पानी यूं जा रहा है, रिंग इस तरफ यूं है, तो
इसमें से कुछ भी होके ऊपर नहीं आएगा ना, पानी हो जाएगा। तो अब इसमें से जो फ्लक्स है वाटर का वो ज़ीरो है, कुछ नहीं जा रहा है। सो फ्लक्स मतलब कोई भी निर्धारित चीज़ अमाउंट जो किसी सरफेस एरिया में से परपेंडिकुलरली उस सरफेस एरिया को होते हुए निकलती हो, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो सिंपली किसी भी सरफेस एरिया को या सरफेस एरिया में से थ्रू, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होगी, क्लियर है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्लियर है। सो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ में आनी चाहिए कि कोई भी पॉइंट चार्ज है ना, तो चार्ज जो सोर्स है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बीच का रिलेशन क्या है ये आपको बताएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या बताता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, सोर्स पार्टिकल जो है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके सोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से है, वो आपको बताएगी। फिलहाल यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे गाउस लॉ में जाएंगे ना, गाउस लॉ आपको वही चीज़ करके बताता है कि चार्ज पार्टिकल जो सोर्स पार्टिकल है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है, उसका और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कैसा रिलेशन है वो ईजिली आपको आइडेंटिफाई करने में बताता है। तो ये जो मैंने लाइन बोली है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इट्स सोर्स, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके सोर्स के साथ रिलेट करके, ज्वाइन करके बताती है। क्लियर है। फ्लक्स जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, लेकिन उसको हम फिजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब फिजिकली समझा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रिंग लिया, उसमें से पानी कितना होके जा रहा है, तो वो सरफेस एरिया में से कोई भी पुष्ट है, सरफेस एरिया है, उस पुष्ट में से, सरफेस एरिया में से कितनी अमाउंट में वो चीज़ जा रही है, उसको मापना हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो, क्लियर है, फिजिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जनरल फ्लक्स, नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, खाली फ्लक्स की बात करूं तो बराबर, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा आगे। सो फ्लक्स जो है पर्टिकुलर जितनी भी वेक्टर फील्ड्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये सब जितनी भी वेक्टर फील्ड्स होती है, हिग्स फील्ड, तो ये सब वेक्टर फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने को जो बोलते हैं वो फ्लक्स है। तो फ्लक्स मतलब क्या है कि किसी भी वेक्टर फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स आप स्टडी करना चाहते हैं, सो उसके फ्लक्स के थ्रू आपको पता चलेगा। सो फ्लक्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेक्टर फील्ड, जितनी भी पर्टिकुलर जो है वेक्टर फील्ड्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है तो फ्लक्स पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बहुत सारी है, क्लियर। फिलहाल पर्टिकुलर हम जनरल फॉर्म के हिसाब से बोलेंगे, इसके बाद भी पर्टिकुलर इसकी जो फॉर्मूला आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला, उसके हिसाब से भी इसका डेफिनेशन है, क्लियर है। तो ये जनरल है खाली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो ये साधारण सिंपल डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी भी क्वांटिटी का, बराबर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस। किसी भी क्षेत्र में से, पुष्ट में से, सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसको जो हम मापेंगे, उसके समप्रमाण जो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। सो सिंपली कि जो यहाँ पे डेफिनेशन बोला है, तो मैं फाई ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है। सो ऑन दैट बेसिस इज इक्वल्स टू ई इंटू ए आएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि फाई ई, हम उसका सिंबल है 5e इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इक्वल्स टू ई डॉट ए। सो ये दोनों का स्केलर प्रोडक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। सो स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स ओनली वैल्यू की बात हो रही है, क्लियर है। E डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। अब थीटा आया है, थीटा जो है E और A के बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, वो एंगल यहाँ पे होना चाहिए। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। SI यूनिट जो है उसको हम वीबर बोलते हैं, क्लियर है। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का भी आप यूनिट लगा के ज्वाइंट कर सकते हैं, बट जनरल शॉर्ट में जो है उसको वीबर बोलते हैं। फाइन। अब जो मैं आपको समझा रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि किसी भी सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको मापना, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मतलब ये जो लाइंस जा रही है वो सब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो जा रही है स्ट्रेट अवे, क्लियर है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है। फाइन। अब मैंने एक सरफेस लिया है, ये इसको ऐसा खड़ा किया है, फाइन, इस डायरेक्शन में यूं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब इस तरफ जा रही है, तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से होके जा रही है जब ये ऐसा है। क्लियर है? तो अब ये जो यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? तो ये इसका सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर जो है एरिया वेक्टर यूँ निकलना चाहिए, तो एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ जा रही है, इसमें से होके जा रही है। क्लियर है? सो फाई ई इज इक्वल्स टू सी, ई ए आ जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, ई भी इस तरफ है, ए भी इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल थीटा जो है 0 डिग्री है। सो ई ए कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1। सो मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा, मतलब इसमें से सरफेस में से सब कुछ होके जाएगा। फाइन। अब ये सिचुएशन को मैं थोड़ा यूँ कर दूँ, ये ऐसा रखा था, इसको ऐसा रखा है, अब इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यू कैन सी दैट वन। ओके, तो मेरा एरिया वेक्टर अब ऐसा है, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इसी डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो अब ए और ई, ये ए और ई के बीच का एंगल जो भी होगा थीटा, उसके हिसाब से फ्लक्स पता चलेगा। सो वहाँ फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए ई इंटू ए इंटू कॉस टाइम्स थीटा। क्लियर है? तो कॉस थीटा मतलब 45 डिग्री है तो 45, 30 डिग्री है तो 30, लाइक दैट वे, तो उसके हिसाब से चलेगा। तो हमें पता है पर्टिकुलर जैसे ही थीटा बढ़ता जाएगा कॉस की वैल्यू गिरती जाएगी, तो 0 पे ये फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा आपको। क्लियर है? अब जैसे ही एंगल बढ़ना शुरू होगा सो फ्लक्स कम होता जाएगा। इसका मतलब कैसा है कि अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले इसमें से ऐसा होके जा रही थी, अब सब नहीं होके जाएगी ना, समवॉट पर्टिकुलर ऐसे बाहर से निकल जाएगी। फाइन। लास्ट एंड फाइनल सिचुएशन जो है कि अब मेरा पर्टिकुलर ये सरफेस जो था वो ऐसा है, यूँ खड़ा रखा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी भी यूँ जा रही है और इसको ऐसा रखा है, तो सब यूँ होके जा रही है, तो इसके सरफेस में से कुछ भी होके नहीं जा रहा ना, नथिंग गोज लाइक दैट वे। क्लियर है? तो इसका एरिया वेक्टर यूँ खड़ा है ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ जा रही है। ओके, तो अब एरिया वेक्टर यूँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यूँ है, तो सब इसको पैरेलल होते हुए निकल जा रहे हैं, लेकिन इसके सरफेस में से कुछ भी नहीं जा रहा है। ए और ई के बीच का एंगल 90 डिग्री है, सो दैट मीन्स cos 90 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स आपको 0 मिलेगा। क्लियर है? तो फ्लक्स जो है वो ई और ए के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि ओके सर, इसका मतलब फिगर अब जब हमें दिया होगा तो हम बता सकते हैं कि फ्लक्स कितना हो सकता है एंगल फाइंड आउट करके। नो, इट्स नॉट मी। बराबर, जैसे आप आगे गाउस लॉ में जाएंगे तो गाउस लॉ के हिसाब से हम फ्लक्स फाइंड आउट करना बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लक्स। क्लियर है? और फ्लक्स मैंने जैसे बोला इंपॉर्टेंट नहीं है ढूंढना, हमको फ्लक्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है। फ्लक्स की फॉर्मूला में जो ई है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार अगर आपको पता है तो आप सोर्स चार्ज के बारे में बता सकते हैं। क्लियर है? किसी चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा उस पॉइंट पे वो बता सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पता होने से आपको सब कुछ पता हो जाएगा। तो हमारा पर्पज़ ये होगा कि हमें ई ही ढूंढना है गाउस लॉ के थ्रू। क्लियर है? सो अब ये स्पेशल केसेस जो इसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि अगर थीटा जो ये है ई और ए के बीच का अगर 0 डिग्री है तो ऑब्वियस है फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए आएगा। यस, तो उस फ्लक्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव है और वो फ्लक्स मैक्सिमम है जितना भी है पर्टिकुलर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, जिसमें से सब कुछ चीज़ बाहर जा रही है, कुछ भी अंदर नहीं आ रहा है, सब कुछ बाहर जा रहा है। तो जब सब कुछ सरफेस में से होके वो बाहर जा रहा हो तो फ्लक्स मैक्सिमम और उसको पॉजिटिव बोलते हैं। क्लियर है? ब्लोअर की तरह आपको पता होता है पर्टिकुलर वो एयर ब्लोअर आता है। सो एयर ब्लोअर में क्या होता है? पर्टिकुलर एयर ब्लोअर में सब कुछ एयर वो बाहर निकालता है, तो उसके सरफेस में से जितनी भी हवा बाहर आ रही है तो वो उसका फ्लक्स, एयर का फ्लक्स पॉजिटिव है, सब कुछ बाहर आ रहा है, अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि ई और ए के बीच का एंगल, क्लियर है, थीटा 0 डिग्री है, सो वो फ्लक्स मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो उसको मैंने जो बताया बाहर जाने का, तो ऐसा ये बंद सरफेस है, ये सरफेस बंद है। अब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब बाहर जाएगी, कुछ भी अंदर नहीं आएगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ होती है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सब बाहर जा रही है, अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो फ्लक्स पर्टिकुलर जो है पॉजिटिव भी है और ये फ्लक्स मैक्सिमम भी है। क्लियर है? फर्स्ट केस थीटा हो तो भी आप कह सकते हैं
फिगर दिया है तो भी कह सकते हैं कि अगर इसके अंदर नेट चार्ज कुल विद्युत भार पॉजिटिव है तो फ्लक्स इसका पॉजिटिव होगा और सब कुछ बाहर जा रहा है। फाइन। देन इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा अब 90 डिग्री है तो देन वी नो फ्लक्स इज 0। यहाँ पे ये दिखाया आपको एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब उस सरफेस में से कुछ भी होके नहीं जा रहा है, नथिंग गोज थ्रू सरफेस, उस पृष्ठ में से कुछ भी पसार होके नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा फ्लक्स 0 है। थीटा 90 है उसके हिसाब से भी कह सकते हो। दूसरा केस यहाँ पे देख सकते हो, ये एरिया लिया है सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस, जिसमें प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर है? तो अब कैसा है, प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब बाहर जा रही है और माइनस के लिए वापस सब अंदर भी आ रही है। तो जितना बाहर जा रहा है उतना अंदर भी आ रहा है। सो प्लस एंड माइनस नेट चार्ज, मैंने जो बोला प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट चार्ज 0। तो अगर नेट चार्ज 0 हो गया किसी भी क्लोज सरफेस का तो फ्लक्स उसका हो जाएगा 0। किसी भी क्लोज सरफेस का, बंद पृष्ठ का टोटल नेट चार्ज मतलब कुल विद्युत भार 0 है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 है, क्योंकि इसमें से जितना भी अंदर आ रहा है उतना सब कुछ बाहर भी जा रहा है, तो फ्लक्स 0 है। इसमें हमने देखा अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था, सब कुछ बाहर जा रहा है, फ्लक्स पॉजिटिव है, मैक्सिमम है। लास्ट एंड फाइनल पर्टिकुलरली इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, क्लियर है, सो देन फ्लक्स इज नेगेटिव और मिनिमम होगा, क्योंकि थीटा 180 पे कॉस माइनस हो जाएगा। सो आपका ई ए जो आएगा फ्लक्स, क्लियर है, तो उस फ्लक्स को आप पर्टिकुलर जो है यहाँ पे देन E इज इक्वल्स टू माइनस ई ए आएगा। क्लियर है? वो फ्लक्स नेगेटिव होगा ऑन दैट बेसिस। तो सर ये नेगेटिव कैसा? अब जैसा मैंने यहाँ पे लिया ना कि फ्लक्स मैक्सिमम भी है और पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है तो क्या हो जाएगा, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड हो जाएगी, सब अंदर आएगी, सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव के लिए सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर की तरफ, उसकी तरफ होती है रेडियली। तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 एंड नेगेटिव। तो थीटा हो तो भी आप कह सकते हैं कि फ्लक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, क्योंकि फ्लक्स स्केलर है। तो फ्लक्स स्केलर है, इसका मतलब वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव या 0 हो सकता है। तो पॉजिटिव कब हो सकता है, वो थीटा के हिसाब से भी आप कह सकते हैं, फॉर्मूला बेस। क्लियर है? यहाँ फिर फिगर आपको दिया है तो फिगर में आपको खाली ये देखना होता है कि फिगर में जो आपको दिया है क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ, क्लियर, उसके अंदर नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज अगर पॉजिटिव आता है तो फ्लक्स पॉजिटिव है, क्लियर है। टोटल चार्ज अगर नेगेटिव आता है सभी का समेशन करने पे तो फ्लक्स नेगेटिव है। टोटल चार्ज अगर 0 हो रहा है इसका मतलब फ्लक्स भी 0 है। तो फॉर्मूला के बेस थ्रू मतलब थीटा के थ्रू भी आप कह सकते हैं, या फिर सिंपली फिगर देख के भी आप बता सकते हैं कि फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा। क्लियर है? फिर भी अगर आपको किसी को इसमें दिक्कत हो तो आप अभी भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्लियर है? मैं उसको वापस समझाऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर ही लेके हमें गाउस लॉ सीखना है। सो गाउस लॉ सीखने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए। तो आपके लिए मैं वेट करूंगा पहले कि मतलब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बार देख ले, समझ ले, और उसके बाद अगर आपको किसी को भी क्वेश्चन है तो मैं पहले वो शॉर्ट आउट करूँगा, उसके बाद ही पर्टिकुलर जो है मैं आपको गाउस लॉ वाला लेक्चर्स अपलोड करके दूंगा। क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसके पहले मतलब आप गाउस लॉ मत देखिए, अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो गाउस लॉ देखेंगे तो उसमें दिक्कत रहेगी। तो इससे बेटर है पर्टिकुलर पहले आप इसको समझ लें, और आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला के थ्रू भी कि फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ढूंढा जा सकता है, या फिगर देख के भी मैं बता सकता हूँ फ्लक्स नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा होगा। क्लियर है? सो एवरीथिंग यू गेट द आइडिया ना, देन आफ्टर पर्टिकुलर go to the Gauss law, which will be the next lecture. Thank you very much.